हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रैकुला सीरीज की अगली कॉमिक्स नागराज और ड्रैकुला। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं नागराज और ड्रैकुला। ये देख सकते हैं आप कितना हॉरर इसका पृष्ठ है, नागराज और ड्रैकुला। जीतिए लाखों रुपए बाहर इस विशेषांक में नागराज मेहका कॉन्टेस्ट का प्रवेश पत्र। राजनगर को महानगर से जोड़ने वाला ये सुपर हाईवे वैसे तो काफ़ी व्यस्त रहता है, लेकिन आज इस पर ट्रैफिक ना के बराबर है, क्योंकि राजनगर पर हुए ड्रैकुला के हमले के बाद महानगर वाले राजनगर जाना नहीं चाहते और राजनगर वाले वैम्पायरों के आतंक के कारण घर से बाहर आना नहीं चाहते। इसलिए आज सड़क पर कोई भी ऐसा नहीं है जो राजनगर से महानगर की ओर तरफ जा रही इस घायल महिला को लिफ्ट देकर अस्पताल पहुंचा सके। नागराज और ड्रैकुला, या शायद मदद जीप पर चढ़कर आ रही थी। तुमको आतंकवादियों की कैसे जो मानसिक यंत्रणा हुई होगी, उसी से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने बच्चों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है। तुमने सही सोचा, मुझे ऐसी आउटिंग की सख्त जरूरत थी। भला बच्चों के साथ पिकनिक बनाने से ज़्यादा अच्छा रिलैक्सेशन और क्या हो सकता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जिस सड़क पर अक्सर ट्रैफिक जमा रहता है उस पर एक भी गाड़ी नज़र क्यों नहीं आ रही। कुछ पता नहीं है भारती, कल रात तो मैंने ना न्यूज़ सुनी है ना ही किसी ने फ़ोन पर बताया। बस इतना पता है कि राजनगर में कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन ध्रुव ने उसे कंट्रोल कर लिया है। ओह, लेकिन अब तुम किसी गड़बड़ पर ध्यान मत देना। अभी अभी पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आए हो, कुछ तुम भी रिलैक्स करो। ओके ओके, पिकनिक स्पॉट एकदम सामने है, अब तो रिलैक्स ही। अरे, सामने बीचों बीच सड़क पर एक औरत गिरी हुई है, वह घायल लगती है। वैम्पायर हमला, ये थकान के कारण गिर पड़ी है भारती। इसको लेकर समुद्र के किनारे पिकनिक स्पॉट पर चलते हैं, शायद ठंडी हवा होश में आ जाए। वैसे जीप में फर्स्ट एड किट रखी हुई है और फिर इसको होश में जल्दी होश आ जाएगा भारती। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मैंने इसको जितना पानी पिलाया वह सारा का सारा इसने मुंह से बाहर निकाल दिया। इतनी थकान में तो इसको बहुत तेज प्यास होनी चाहिए थी। ठीक कहते हो, अब ये होश में आ रहेगी तो हम इससे कारण पूछ लेना। फिलहाल ये कहीं और जा रही है। कहीं नहीं जा रही, बच्चे भी खेल रहे हैं, हम भी वह काम करते हैं जो हम करने आए, टेंशन दूर करने का काम। चलो टहलते हैं। राज और भारती को किसी खतरे की आशंका नहीं थी, लेकिन खतरा तो आने वाला था। तूने गेंद गड्ढे में गिराई है, अब तू इसे निकाल, अभी ले। बच्चे को आभास नहीं था कि गड्ढे के किनारे की रेत काफ़ी ढीली है। बंटी बंटी गड्ढे में गिर गया। ओ गॉड, मैं भी उसे बचाता हूँ। अरे, वह औरत होश में आ गई है और वह बंटी को बचाने के लिए उस गड्ढे में कूद पड़ी है। मैं निकालता हूँ तुम दोनों को, पकड़ो मेरा हाथ। अरे, ये दोनों गड्ढे तो मेरे अनुमान से कहीं ज़्यादा गहरा है। नीचे अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा। कड़ कड़ गर्र, और अंदर से अजीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं। मुझे कुछ खतरा लग रहा है। मैं भी नीचे जा रहा हूँ भारती। राज गड्ढे में उतरा तो बहुत धीरे था, लेकिन बाहर बहुत तेजी से आया। ओ माय गॉड, क्या हुआ राज? अंदर कोई ज़बरदस्त शक्ति मौजूद है भारती। मुझे अभी भी अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन नागराज को इस मुसीबत से निपटकर बंटी और उस महिला को सुरक्षित बाहर लाना ही होगा। वह औरत बेहोशी में वैम्पायर और हमला जैसे शब्द बड़बड़ा रही थी। कहीं इस हादसे के पीछे वैसी किसी शक्ति का हाथ तो नहीं। कुछ ही पलों में नागराज गड्ढे के अंदर उतर आया। ये गड्ढा इतना गहरा कैसे है? ये जरूर किसी भूमिगत गुफाओं का जाल मुहाना है, और इन गुफाओं के जाल की रेत में एक मोटी परत ने ढक रखा है। समुद्र की सतह के नीचे होने के कारण सुरंगों में पानी भरा है। अब आंखें अंधेरे में देखने के थोड़े थोड़े अभ्यस्त हो रही हैं। आवाज़ें उसी तरफ से आ रही हैं। मुझ पर वार करने के बाद प्राणी इधर ही भागा है होगा। पता नहीं गुफाओं के जाल में किस तरह का प्राणी रहता है। अरे, ये तो वही औरत है, ये बंटी को बचाने के लिए नीचे कूदी थी, लेकिन इसके दांत जानवरों की तरह नुकीले कैसे हो गए और इसका रूप भी बदल रहा है। ये बंटी का खून पीना चाहती है, यानी ये औरत वास्तव में एक वैम्पायर है जिसका अंधेरे में आते ही रूप बदल गया। मुझ पर वार भी इसी ने किया होगा। लेकिन मैंने सुना है वैम्पायर सूर्य की किरणों को सह नहीं सकते। लेकिन ये औरत धूप में आराम से कैसे घूम रही थी? अब सूर्य की किरणें हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन किरणों के कारण दिन में हमारा रूप सामान्य बना रहता है। सच पूछो, वे किरणें हमारी मदद करती हैं। आह, तूने मेरी प्यास बुझने नहीं दी, मेरे शिकार को मेरे हाथों से छुड़ा दिया। अब इसका अंजाम तुझे अपना खून देकर भुगतना होगा। तेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। मेरा खून पीकर तुम अपनी प्यास नहीं बल्कि अपनी जीवन की जोत को बुझा लोगी।
इसलिए मेरा एहसान मानो, मैं तुमको अपने पास जाने से रोक रहा हूँ। तुम इस सरपरस्ती के सारे बीच पर चले जाओ बंटी, और जाकर भारती जी से कहना कि बच्चों को लेकर यहाँ से तुरंत चली जाए, राज अंकल का इंतजार न करें। ओके नागराज एट थैंक्स। चुस चुस, प्यास लगने पर इंसान अगर गंदे नाले का पानी पी सकते हैं तो मैं क्या इन सांपों का सड़ा खून नहीं पी सकती? अब बंटी सुरक्षित है और मैं इससे खुलकर लड़ सकता हूँ। मुझसे बाद में लड़ना, पहले अपनों से लड़ ले। अपनों से लड़ने का मतलब अपने सांपों से लड़ना है। लेकिन क्यों, मेरे सांप मुझसे क्यों लड़ेंगे? ओ समझा, इसके काटने से मेरे सांप वैम्पायर बन गए हैं और अब ये मुझ पर हमला कर रहे हैं। मुझे इनसे बचना ही होगा, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे काट लिया तो शायद मुझ में भी वैम्पायरों के लक्षण प्रकट होने लगेंगे। नागराज अपने ही सांपों से बचने में इतना उलझा हुआ था कि उसके पास बचने का दूसरा कोई मौका नहीं था। धड़ाक, तूने मुझे सतर्क कर दिया, लेकिन अब मैं तेरा खून नहीं पीऊंगी बल्कि तेरा खून बहाऊंगी, और कि आज के बाद तू मेरा रास्ता कभी ना रोक सके। अरे तेरा दूसरा घाव लगने से पहले ही मेरा पहला घाव भर जाता है। हाँ, लेकिन जो घाव मैं तुझे देने वाला हूँ वे नहीं भरेंगे। अब मैं तुझ पर सर्पों से वार करने की गलती नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे में कब तक बचता रहूँगा? इसको ख़त्म करने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे इसको मारना नहीं, काबू में करना है, क्योंकि मैं इसको एक सामान्य महिला के रूप में देख चुका हूँ। मैं इसकी जान लेने की कोशिश तक नहीं कर सकता, लेकिन इसको वश में करूँ तो कैसे? अरे हाँ, पानी, वैम्पायरों को भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है, इसको पानी के अंदर ले जाना होगा। नागराज की उस वार ने वैम्पायर को सुरंग की तरफ उछाल दिया और सुरंग में फिसलते हुए वैम्पायर पानी के अंदर जा गिरी। अब मुझे इसको किसी न किसी तरह पानी के नीचे रोक कर रखना है, तब तक जब तक इसके फेफड़ों से सांस खत्म हो जाए। ऐसा होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे हवा चाहिए, दम घुट रहा है, पर ये इंसान मुझे सतह पर जाने नहीं देगा। इसको शिकंजा खोलने में मजबूर करना होगा। अगले ही पल लेडी वैम्पायर दांत पास से गुजरते छोटे ऑक्टोपस के बदन में धंस गए और नागराज को अपना शिकंजा खोलने में मजबूर होना पड़ा। हे देवकाल जयी, इसके काटते ही छोटा सा ऑक्टोपस विशालकाय वैम्पायर बनकर मुझ पर हमला कर रहा है। अब तू इससे निपट मानव, मैं सतह पर जाकर फेफड़ों में हवा भरकर आती हूँ। उफ, लेडी वैम्पायर तो मेरी चाल मुझ पर आजमा गई। पहले मैं इसको पानी के अंदर रोककर उसे बेहोश करना चाहता था, पर उसका गुलाम ये वैम्पायर ऑक्टोपस मुझको पानी में डुबोकर मेरा दम घोट रहा है और अभी अपने दांत मेरे शरीर में गड़ाकर मुझे भी वैम्पायर बनाना चाहता है। पर मैं यह नहीं समझ सकता कि इसे नहीं समझा सकता कि भाई ऑक्टोपस, मुझे काटोगे तो गल जाओगे। अब मैं ज़्यादा देर इसे नहीं रोक सकता। सांस की कमी से मेरी शक्ति खत्म हो रही है और जल में होने के कारण इसकी शक्ति बरकरार है। इसकी शक्ति खत्म करने का एकमात्र उपाय इसको पानी से बाहर लाना है, लेकिन मैं ऐसा करूं तो कैसे करूं? मुझ में तो इसका शिकंजा खोलने तक की ताकत नहीं है और मेरी मदद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। या है सरपरस्ती की मदद लेनी होगी। सरपरस्ती नागराज की कलाई से निकलकर पानी से बाहर चली गई और कुछ ही पलों के अंदर सरपरस्ती द्वारा दूसरा छोर वैम्पायर ऑक्टोपस के तंतु को जकड़ चुका था। अब बेहोशी के आगार तक पहुंच चुके नागराज को सिर्फ इस पल का इंतजार था जब सरपरस्ती से बंधी हुई चट्टान लुढ़कती हुई पानी के अंदर आ गिरे और नागराज के साथ साथ ऑक्टोपस का शरीर भी खिंचता हुआ पानी के बाहर आ पहुंचे। और नागराज के नाग शक्ति से भरा हुआ एक शक्तिशाली वार सांस से तड़पे ऑक्टोपस को बेहोश करने के लिए काफ़ी था। ये कैसे हो गया? तू पानी से बाहर कैसे आ गया? यह आसान सा काम था, खासतौर से जब मेरे पास एक ऐसी रस्सी हो जो मेरे इशारों पर सोच समझकर खुद काम कर सकती हो। मेरी सरपरस्ती ने पानी से बाहर निकलकर पहले सुरंग के छत पर लटकी एक बड़ी चट्टान को ढूंढकर उसको अपने शिकंजे में कस लिया। फिर उसको छत से चिपका की बजाय चट्टानी टुकड़ों को खोदकर चट्टान को नीचे गिरा दिया और जब चट्टान पानी में गिरी तो उसने लिफ्ट की तरह सरपरस्ती के दूसरे छोर में फंसे ऑक्टोपस को मुझको ऊपर खींचकर बाहर पानी से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब एक ही है मानव, और वह यह है कि तेरी किस्मत में पानी से डूब कर मरना नहीं लिखा है, बल्कि मेरे हाथों मरना लिखा है। नागराज को लेडी वैम्पायर से इतनी फुर्ती की उम्मीद नहीं थी। वह अपने शरीर को उस नुकीली चट्टान पर गिरने से बचा नहीं सका। अब अपने जान को अपने शरीर से धीरे धीरे निकलता हुआ देख। तूने बताया था ना कि तेरा खून पीकर लोग गल जाते हैं, लेकिन जो पहले से गला हो उसको तेरा खून भला क्या नुकसान पहुंचाएगा? ये सदियों से ज़मीन में दबे उन गले मुर्दों की नसें हैं जो मेरे इशारे पर जिंदा होकर तेरा खून पीकर फिर से अपना पुराना रूप पाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हज़ारों सुइयां मेरे शरीर में जाग एक साथ धंसकर मेरा खून चूस रही हैं। इच्छाधारी कणों में भी बदलना मुश्किल लग रहा है। अब तू काफ़ी कमज़ोर हो गया, तेरा हिलना भी मुश्किल है। अब मैं तेरा सिर धड़ से अलग करूँगी, तू चीख भी नहीं पाएगा और तुझे मैं एक अनोखा वैम्पायर बनाऊंगी, बिना सिर वाला वैम्पायर।
नागराज का सिर धड़ से अलग होने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह धारदार चट्टान लेडी वैम्पायर के हाथ से अलग हो गई। कौन कौन आया है यहाँ पर? फेसलेस, तुम यहाँ पर? वैदाचार्य का कोई अप्रिय मुसीबत में और फेसलेस भाना पहुंचे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तू कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन तुझमें मेरी शक्ति से टक्कर लेने की क्षमता है। पर एक बात याद रख, तू मुझे थोड़ी देर के लिए रोक सकता है, पर मेरा वार तुझे मार नहीं सकता, तेरा वार मुझे मार नहीं सकता। फेसलेस पर कोई घातक वार मत करना, हमको इसकी जान नहीं लेनी है। अगर जान लेनी नहीं है तो देनी पड़ेगी नागराज, क्योंकि इसको रोक कर रखना असंभव है। खचाक। फेसलेस, ओह फेसलेस घातक वार नहीं कर पा रहा है और इस पर वैम्पायर फेसलेस पर भारी पड़ रहा है। इस मुसीबत का हल जल्दी खोजना होगा। ओह, इस मुसीबत का हल तो हमेशा से मेरे सामने ही था, बस मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और वह हल है सूर्य की किरणें। अगर मैं धुसक सर्प की मदद से सूर्य की छत को थोड़ा गड्ढा कर सकूं तो सूर्य की किरणें इस अंधेरे सुरंग तक पहुंच जाएंगी। नागराज की योजना तो आसान थी, लेकिन उस योजना को पूरा करना आसान नहीं था। ओह, चट्टान की सतह बहुत मोटी है, धुसक सर्प खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा छेद नहीं भर पाए। फेसलेस की हालत भी ठीक नहीं है, कोई और तरीका ढूंढना होगा। कुछ पलों के लिए नागराज फेसलेस की मदद के लिए लड़ाई में कूद चुका था। नाग शक्तियों से मैं इस पर सिर्फ विश्वंकार का ही प्रयोग कर सकता हूँ, वह भी हल्की विश्वंकार का, क्योंकि तीव्र विश्वंकार इसके लिए जानलेवा हो सकती है। आहा, ओह, हल्की विश्वंकार तो ये पचा गया नागराज, और अब इसकी शक्तियाँ बढ़ती जानी। जल्दी कुछ सोचो, वरना इसको तो हम जिंदा छोड़ देंगे पर खुद नहीं बचेंगे। इस समस्या का हल जरूर मिलेगा फेसलेस, और मुझको आशा की किरण साफ नजर आ रही है। आहा, ये धूप की सूर्य की किरणें इस अंधेरे में कहाँ से आ गई? आहा आहा आहा, ये तो सामान्य हो गई नागराज, पर कैसे? इसने मुझे खुद बताया था कि इसके जैसे वैम्पायर सूर्य की किरणों से जलते नहीं, बल्कि सूर्य की किरणें उनके वैम्पायर रूप को दबाकर उनको सामान्य बनाती है। समस्या सूर्य की किरणें को यहाँ तक लाने की नहीं थी, वह समस्या मेरे जगमग सर्पों ने दूर कर दी। और मेरे जगमग सर्प सिर्फ अंधेरे में चमकते ही नहीं, बल्कि अपनी चमकीली खाल की मदद से प्रकाश की किरणों को परावर्तित भी कर सकते हैं। मैंने सुरंगों में जगमग सर्पों की एक टोली छोड़ दी। उसमें से कुछ सर्प सुरंग में जगह जगह पर बैठ गए और कुछ सर्प गड्ढे के रास्ते बीच पर चले गए। ऊपर के सर्पों ने सूर्य की किरणें को गड्ढे के अंदर परावर्तित कर दिया, और गड्ढे के अंदर खास कोण पर बैठे जगमग सर्पों ने इन किरणों को एक दूसरे के शरीर पर परावर्तित करके लेडी वैम्पायर तक पहुंचा दिया। वहाँ नागराज, तुम्हारे सर्पों का भी जवाब नहीं। अब आगे हमको क्या करना है? हमको नहीं, सिर्फ मुझको। तुम इस औरत को अस्पताल पहुंचाओ जहाँ पर इसको बांध कर रखा जा सके, और मैं जाऊंगा राजनगर इस वैम्पायर मामले की तह तक पहुंचने के लिए। नागराज राजनगर की तरफ रवाना तो ज़रूर हो गया था, लेकिन इस बार खतरनाक खेल राजनगर में नहीं, बल्कि राजनगर और महानगर से समान दूरी पर पड़ने वाले रूपनगर में खेला जाने वाला था। हम रूपनगर में क्यों आए हैं गुरुदेव? ड्रैकुला की राख तो राजनगर की सड़क पर पड़ी हुई है। राजनगर के रक्षक सतर्क हो चुके हैं नागपाशा। ड्रैकुला को जीवित रखने की प्रक्रिया में इस बार समय लग सकता है। राजनगर में और महानगर में ध्रुव और नागराज की उपस्थिति के कारण हम शांतिपूर्वक अपना काम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपना काम करने के लिए रूपनगर के इस कब्रिस्तान को चुना है। महानगर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ड्रैकुला यहाँ पर जीवित होगा, पर कहर बरसाएगा महानगर पर। समझा गुरुदेव, लेकिन ड्रैकुला की राख राजनगर से यहाँ आई कैसे? उसका इंतजाम हो जाएगा। राख को राजनगर में अभी तक मौजूद ड्रैकुला का सेवक फ्रैंकनस्टीन लेकर आ रहा है। मैंने उससे मानसिक संपर्क बनाकर उसको ड्रैकुला को जिंदा रखने का आश्वासन देकर उसको इस काम के लिए पटाया है। अब वह ड्रैकुला की राख को लेकर आता ही होगा। कड़ाक। फ्रैंकनस्टीन ने ड्रैकुला की राख उठाने का आसान सा तरीका अपनाया था। उसने सड़क का पूरा टुकड़ा ही उखाड़ लिया था जिस पर ड्रैकुला की राख पड़ी हुई थी। ये तो सड़क उखाड़ कर लिया जा रहा है, इस पर गोली चलाऊं सर? रहने दो, क्यों झगड़ा बढ़ा रहे हो? अब ये चुपचाप जा रहा है, और सड़क पर एक और गड्ढा पड़ जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। सही कह रहे हैं, वैसे भी हमारा काम इसको भगाना है। अब ये तो अपने आप ही भाग रहा है। फ्रैंकनस्टीन को रोकने में पुलिस वालों की दिलचस्पी चाहे नहीं थी, लेकिन किसी और की दिलचस्पी फ्रैंकनस्टीन में ज़रूर थी। कौन रोक रहा है फ्रैंकनस्टीन को? मैं। नागराज, तुम्हारा हुलिया यह बताने के लिए काफ़ी है कि राजनगर में जो कुछ हो रहा है उसका तुम्हारा संबंध ज़रूर है। अब तुम राजनगर की तरफ ही सही आ रहे हो। अब बताओ राजनगर में क्या हो रहा है? कौन हो तुम, और ये सड़क का टुकड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? फ्रैंकनस्टीन को जाने दे, वक्त कम है, जल्दी पहुंचना है। जाने दे मुझे। धड़ाक। आहा, ओ बला की ताकत है इस फ्रैंकनस्टीन में। हमारे यहाँ से इसने यहाँ से आगे जाने देना तबाही को दावत देने जैसा है। इसको यहीं पर रोकना होगा। धड़ाक। मेरे सर बंधनों से तो इसको बांध सकने की शक्ति नहीं है, लेकिन इसको बांधने के लिए कुछ ज़्यादा ही मजबूत बंधनों की जरूरत पड़ेगी। क्रंच। नागराज के शक्तिशाली हाथों ने सड़क के बीच लगे लोहे की रेलिंग को पूरे हिस्से को उखाड़ लिया। शक।
और एक झटके में फ्रैंकनस्टीन का शरीर उस रेलिंग के बंधनों में कैद होता चला गया। साका। फ्रैंकनस्टीन ने कसम खाकर ताकत तो जरूर आजमाई, लेकिन बंधन उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थे। अब देखता हूँ कि सड़क के इस टुकड़े में भला ऐसी क्या खासियत है जो उसको उखाड़कर कहीं और ले जाने की जरूरत पड़ी। नागराज के उस हाथ के टुकड़े को उस टुकड़े को हाथ लगाते ही फ्रैंकनस्टीन पे फर उठा। यह उसके मालिक की मौत और जिंदगी का सवाल था, और इस बार लोहे की सलाखों की कई परतें ही फ्रैंकनस्टीन को रोक नहीं पाई। कड़लाक। और फिर वे टूटी सलाखें नागराज के शरीर में एक एक करके धंसने लगी। फच खुच खुप। और कुछ ही मिनटों के बाद नागराज सड़क से चिपका हुआ था। आज तो मेरा शरीर वाकई छलनी हो गया। ये पीड़ा मुझे इच्छाधारी कणों में बदलने से नहीं दे रही, और अब और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा इसकी जुबान खुलवाने का तरीका छोड़कर। आगे बढ़ते फ्रैंकनस्टीन की कदम एकाएक रुक गए। सड़क का वह टुकड़ा एक बार फिर उसके हाथों से छूटकर नीचे जा गिरा, क्योंकि नागराज के हाथ ने आज़ाद होकर एक सलाख उसकी कटी गर्दन में धंसा दिया। ये तूने क्या किया? क्या करना चाहता है तू ये करके? अभी पता चल जाएगा। ये लोहे की सलाख गिरती बिजलियों को मेरी तरफ आकृष्ट कर रही है, लेकिन अगर मेरे सर्प इन पर लिपट जाए तो लोहे सलाखों के ऊपर लिपटे सर्प आवरण सलाखों की बिजलियों नहीं खींचने देंगे, और ऐसी सूरत में सिर्फ एक ही सलाख गिरती बिजलियों की तरफ खिंचेगी। तुम्हारी गर्दन में धसी सलाख मुझको इच्छाधारी कणों में बदलकर आज़ाद होने में का मौका मिल जाएगा, और अब देखना यह है कि तुम्हारा शरीर ऊर्जा के इस भीषण भाव को झेल पाता है या नहीं। लगता है मेरा शरीर फट जाएगा, लेकिन फिर मालिक का क्या होगा? मालिक? ये मालिक कौन है? गर्र। ये गुर्राहट तो काम बन गया। फ्रैंकनस्टीन के हाथों ने सड़क के उस टुकड़े को उठाकर हवा में उछाल दिया। अरे हवा में उस उड़ता पंखधारी भेड़िया और उसके सड़क के उस टुकड़े को लपक लिया। आखिर ऐसा क्या है इस टुकड़े में? नागराज की विचारधारा में उस धमाके ने व्यवधान डाल दिया। प्रणाम। वो फ्रैंकनस्टीन के शरीर में ऊर्जा का दबाव ने तो फाड़ डाला। अपने हथियार से मारा गया बेचारा, लेकिन इतनी देर में वो उड़ता भेड़िया नजरों से गायब हो चुका है। लेकिन मैंने उसके जाने की दिशा को देख लिया। अब मैं उसके पीछे जाऊंगा। नागराज वैम्पायर भेड़िया जितना तेज गति से उड़ नहीं सकता था, इसलिए उसको वहां पहुंचने में भी थोड़ा और वक्त लगना था। जहां तक भेड़िया वैम्पायर ड्रैगुला की राख के साथ पहुंचा था। ड्रैगुला को फटाफट जिंदा करो गुरुदेव। या आप भेड़िए की आंखों में आंखें डालकर क्या देख रहे हो? क्योंकि जो मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ वह तू नहीं देख पा रहा। मैं इसकी आंखों में नागराज को देख रहा हूँ, और अब वह भी इधर ही आ रहा है। तब तो रूपनगर आना बेकार हो गया। अब यहाँ से फटाफट भाग चलो गुरुदेव। नहीं, भागने से नागराज हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये हमको एक सुनहरा मौका मिला है। ड्रैगुला को यहीं जिंदा करना होगा, अभी जिंदा करना होगा, ताकि अब नागराज यहाँ पर आए तो अपनी मौत को सामने देखे। मैं ड्रैगुला को जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ, लेकिन इस बार इसके शरीर में धंसा अस्थि क्रॉस कैसे निकलेगा? कौन निकालेगा इस अस्थि क्रॉस को? ये बाल निकालेगा नागपाशा। किसका बाल है ये गुरुदेव? लोरी का, जो फ्रैंकनस्टीन से लड़ते वक्त उसके शरीर से टूटकर फ्रैंकनस्टीन की उंगली से लिपट गया था। जब तक लोरी के बाल से क्रॉस खींचेंगे तब तक नागराज आकर हमारी खाल खींच देगा। चिंता मत करो, नागराज के बढ़ते कदमों को रोकेगा भेड़िया वैम्पायर। जा, वरना तेरे मालिक को जिंदा होना तो दूर, हम सब यहाँ मरे पड़े होंगे। ये तो जा रहा है पर वापस नहीं आएगा। ये नागराज के बढ़ते कदमों को धीमा कर सकता है पर रोक नहीं सकता। काम जल्दी निपटाना पड़ेगा, और जल्दी। क्रॉस निकालने के बाद काम तो आसानी से हो गया गुरुदेव। राग का ढेर ड्रैगुला के शरीर का रूप लेता जा रहा है। अब बस इसको खून टपका कर जिंदा करना बाकी है, और वह 5 सेकंड का काम है। फिर हमको समय की जरूरत क्यों है? तू जितना दुष्ट है उतना ही भोला भी है नागपाशा। तूने एक बार पूछा था ना कि हम ड्रैगुला को वश में कैसे करेंगे। हमें समय की जरूरत उसी काम की प्रक्रिया पूरा करने के लिए। देखता जा और किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहे। नागराज भी रूपनगर की सीमा पहुंच चुका था। ओहो, भेड़िया कहीं नजर नहीं आ रहा। यह पता करना ही मुश्किल है कि रूपनगर में आने के बाद वह किस दिशा में गया होगा। बहरा, अब ये मुझको बचकर नहीं जा सकता। पर यह तो मेरी तरफ ही आ रहा है, और अब इसके पास सड़क का वह टुकड़ा भी नहीं है। भेड़िया वैम्पायर के वार से सरपरस्ती टूट गई, और नागराज का शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा। आकाश में इस वक्त सिर्फ एक ही चीज थी जो नागराज को थाम सकती थी, वह था भेड़िया वैम्पायर। नागरस्सी भेड़िया के पैरों से आ लिपटी, और कुछ ही पलों बाद नागराज भेड़िए के ऊपर सवार था। कड़ाक कड़ाक। नागराज ने भेड़िए के पंख तोड़ने में एक पल व्यर्थ नहीं किया, और अब भेड़िया वैम्पायर नाग जमीन की तरफ गिरने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। ये तो लगता है कि संसार से मुक्ति पा गया, लेकिन मुझको यह पता नहीं चल पाया कि ये सड़क का वह टुकड़ा कहाँ पर छोड़कर आ गया था। नागराज निश्चित हो गया था, क्योंकि उसको यह नहीं पता था
कि वैम्पायर इतनी आसानी से नहीं मरते। इसने तो मेरे शरीर में दांत गड़ा दिए और वैम्पायरों की तरह, यानी ये भेड़िया एक वैम्पायर है, इसलिए ये वैम्पायर पर गिरने के बाद भी नहीं मरा, ज़मीन पर गिरने के बाद भी नहीं मरा। खप, मुझे काटने के बाद ये वैम्पायर भेड़िया तो गल गया, लेकिन इसके दांत मेरे शरीर में धंस चुके हैं। और जहाँ तक मुझको पता है, वैम्पायर जिस प्राणी का खून पीने की कोशिश करते हैं वह खुद भी वैम्पायर बन जाता है। आराग! नागराज एक वैम्पायर के रूप में तब्दील हो चुका था। वैम्पायर जाति एक बड़ी जीत हासिल करने में सफल हो गई थी। अब उसको दूसरी जीत का इंतजार था। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? मुझे ड्रैकुला के बगल में क्यों लिपटा दिया? ड्रैकुला को वश में करने का बस एक तरीका है। ड्रैकुला का एक वैम्पायर जीवित मुर्दा, इसकी सारी शक्ति इसके शरीर के कारण ही है। इसलिए मैं ड्रैकुला में तेरी आत्मा को प्रविष्ट कराना जा रहा हूँ। ड्रैकुला तो गल जाने के कारण डर से नागराज को शायद ना काटे, लेकिन ड्रैकुला के शरीर में तेरी आत्मा होगी तो तुझको ड्रैकुला के शरीर के गलने की कोई कतई फिक्र नहीं होगी। और जब तू नागराज को वैम्पायर बनाकर उसके पाप का गुलाम नहीं बुला देता, तब तक तेरे अमर शरीर की रक्षा करूंगा। अब जा, मिला दे नागराज के जहरीले खून में वैम्पायर लाड़ के विषाणु। गुरुदेव की आंतरिक शक्तियों ने नागपाशा की आत्मा को ड्रैकुला के शरीर में प्रविष्ट करा दिया और इस घटना के एक एक पल को ध्यान से देखा गया। धोखा! मुझे ध्रुव से लड़ाकर इसने मेरी सारी शक्तियां जान ली और अभी अपने शिष्य में के जरिए मेरे शरीर का प्रयोग अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए करना चाहता है। मैं इसको सफल नहीं होने दूंगा। ड्रैकुला को डबल क्रॉस करके कोई नहीं बच सकता। ड्रैकुला की आत्मा विवश थी, क्योंकि सारी शक्तियां ड्रैकुला के शरीर से होने के कारण वह नागपाशा और गुरुदेव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और देखते देखते ड्रैकुला का शरीर जीवित हो उठा। हा 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 हा! कमाल हो गया गुरुदेव, मैं अपने अंदर कई नई शक्तियां महसूस कर रहा हूँ। अब मेरे सामने एक नागराज तो क्या 10 नागराज भी नहीं ठहर सकते। अब आने दो नागराज को। मैं उसकी एक एक हड्डी को 100 टुकड़ों में तोड़ डालूंगा। नहीं नागपाशा, तू नागराज को मारेगा तो जरूर, लेकिन पहले अपना पल्ला भारी कर, नागराज को कमजोर कर फिर मार। नागराज कमजोर कैसे होगा गुरुदेव? पहले हमें पूरे महानगर में तमाई फैलाएंगे, हर महानगर वासी को अपनी शक्तियों का बंधक बनाएंगे और फिर महानगर वासियों से जान की सौदा नागराज की जान के साथ करेंगे और फिर वह सौदा हम कभी पूरा नहीं करेंगे, समझा ना? अब जा, महानगर में विनाश फैला। समझ गया गुरुदेव, पर नागराज हमसे ऐसा सौदा करेगा इसकी क्या गारंटी है? निर्दोषों की जान बचाने के लिए नागराज कुछ भी कर सकता है और यही उसकी कमजोरी है। अब मैं तेरे शरीर को लेकर जाता हूँ, तू जा महानगर। नागराज जब यहाँ पर आएगा तो सिर्फ उसको मिलेंगी कब्रें और मिलेंगे मुर्दे। ये दोनों जा रहे हैं, मैं कैसे रोकूं इनको? कैसे? मुझे शरीर की ज़रूरत है। वैसे तो किसी मुर्दे के शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरी शक्तियाँ उतनी होंगी जितनी उस मुर्दे के शरीर में होंगी। मुझे एक ताकतवर शरीर चाहिए, किसी शक्तिधारक का शरीर। ओह, ये कौवा काफ़ी देर से उस कब्र के चक्कर काट रहा है। ये कौवा असाधारण है, यानी जिस कब्र के चक्कर काट रहा है वह भी असाधारण इंसान की होगी। अभी देखता हूँ। यह कब्र उस जिंदा मुर्दे की थी जिसका नाम था एंथोनी। प्रिंस चीख रहा है, इस तरह से वह पहले कभी नहीं चीखा। कब्र के पास ज़रूर कोई असाधारण अपराध हो रहा है। अपने शरीर में अभी घुसकर इस अपराध को रोकता हूँ। एंथोनी को अपने शरीर में प्रवेश करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसका शरीर पहले से कब्र फाड़ कर निकल गया था। हा 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 हा! मिल गया मुझको उन धोखेबाजों को रोकने का रास्ता। ये शरीर मेरे जितना शक्तिशाली तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं काम चला लूँगा। और अब मुझे भी महानगर जाना होगा। उन धोखेबाजों की मौत की नदी पार करा के फिर मैं अपना शरीर प्राप्त कर लूँगा। कौन? नागराज हूँ मैं। सड़क का टुकड़ा यहीं पर पड़ा हुआ था, यानी तू वही है जिस पे लिए उड़ता हुआ भेड़िया काम कर रहा था। उसने मुझे वैम्पायर जरूर बना डाला है, लेकिन फिर भी मेरा अपने शरीर पर अभी भी नियंत्रण है। इससे पहले कि मैं अनियंत्रित होकर तुझे मार डालूं, बता दे तूने ऐसा क्यों किया? कौन है तू? नागराज और एंथोनी टकरा रहे हैं, शानदार टकराव। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। नागराज, ये तो वही नागराज लगता है जिसको वैम्पायर बनाने की साजिश गुरुदेव द्वारा रची जा रही थी, लेकिन ये तो पहले से ही वैम्पायर बना हुआ है। ज़रूर कोई मेरा गुलाम वैम्पायर इसके शरीर में दांत बनाने में सफल हो गया है, यानी गुरुदेव को पता ही नहीं है कि इसकी योजना पहले से ही सफल हो चुकी है। काश इस वक्त मैं अपने शरीर में होता तो ये मेरा गुलाम होता और मैं दुनिया पर राज करता, जिसका चाहता उसका खून पीता। लेकिन इस वक्त इसका मेरा फ़ायदा इसमें ही वैम्पायर ना बने, उन धोखेबाजों से बदला लेने में मेरी मदद करे। पर यह हुआ कैसे? इसमें अजीब बड़ी शक्तियाँ हैं और ये मैं जान लेने पर उतारू। इससे बचने के लिए इस शरीर में मौजूद शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ड्रैकुला एंथोनी की शक्तियों को अब तक समझ चुका था और वह ट्रांसमिट होकर नागराज के पीछे जा पहुंचा।
नागराज नीचे जा गिरा और गिरते ही एंथोनी की ठंडी आग ने उसको घेर लिया। आहा, ये कैसी आग है? ये मुझे सुलगाने की बजाय मुझको ठंडा कर रही है। मेरी रगों में बहता खून जैसे बर्फ बनता जा रहा है। शुक्र मना कि तू अभी वैम्पायर है, इसलिए नरक की इस ठंडी आग से अभी तक जिंदा बचा है। आम इंसान को तो ये आग अब तक सफ़ेद राख में बदल चुकी होती। मैंने तुझसे सीधा सा जवाब मांगा था और तूने मुझ पर जानलेवा वार किया। अब मैं तेरी लास्ट से ही सवाल पूछूंगा, जवाब मिले चाहे नहीं। आहा, ये जल्दी ही ठंडी आग को कैसे आज़ाद हो जाएगा? और मुझको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इसको व्यापार रूप से मुक्ति दिलाकर सामान्य रूप में लाऊं कैसे। यह घमासान युद्ध देख रही एंथोनी की आत्मा बेचैन हो उठी। मेरे शरीर का प्रयोग नागराज को मारने के लिए किया जा रहा है। जो भी मेरे शरीर में उस सब में घुसा है उसको ऐसा करने से रोकना होगा, और उसको रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी एक ऐसा शरीर चाहिए, ऐसा शरीर जो मेरे शरीर को चुनौती दे सके, और ऐसा शरीर सिर्फ एक ही हो सकता है, मारिया के बेटे किंग का शरीर। किंग जिसके रूप में मैंने ही पुनर्जन्म लिया है। अभी तो मैं जब भी किंग के शरीर में प्रवेश करता था तो एंथोनी की यादें एंथोनी के शरीर में ही छोड़ जाता था, और लेकिन इस बार मुझको एंथोनी की यादों के साथ ही किंग के शरीर में भी जाना होगा, और किंग के शरीर में मौजूद शक्तियों की मदद से एंथोनी के शरीर को भी खाली कराना होगा। एंथोनी अपनी तरफ से नागराज की मदद करने की कोशिश कर रहा था, और नागराज को शायद मदद की ज़रूरत भी थी। ठंडी आग उसके अंदर की ऊर्जा को नष्ट करती जा रही थी, लेकिन नागराज से ज़्यादा मदद की ज़रूरत इस वक्त महानगर को थी, क्योंकि असली खतरा महानगर में मंडरा रहा था। आहा, ड्रैकुला की ज़िंदगी तो बड़ी मज़ेदार है। सम्मोहित करो और खून पियो, चट चट, आहा, गटक गटक। जाओ मेरे गुलाम वैम्पायर भेड़ियों, फैला दो दहशत महानगर में, और जो मिले उसका खून चूस लो। जो मर गया वह किस्मत वाला होगा, जो बच गया वह मेरा गुलाम वैम्पायर बन जाएगा। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी, और सीधी भी मेरे बाप की। हा हा, ये तो शुरुआत है महानगर को बंधक बनाने की। मौत का नाच होना तो अभी बाकी है। शुरुआत ही इतनी भयानक थी कि अंत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। कमिश्नर ने ऑर्डर दिए, शूट टू किल। महानगर में आतंक फैलाने वाला एक भी भेड़िया जिंदा नहीं बचना चाहिए। गोलियां जिंदों को मुर्दा बनाती हैं, लेकिन मुर्दों को क्या बनाती हैं? कुछ नहीं। माय गॉड, गोलियां तो उस पर बेअसर हैं। ये तो मेरा पूरा हाथ ही चबाया जा रहा है, गन सहित। कुछ ही देर बाद महानगर की सड़कों पर सिर्फ एक ही चीज चलती फिरती नजर आ रही थी, वैम्पायर भेड़िए। इस आतंक का मुकाबला करने की योजना भी बन रही थी। सभी महानगर वासियों को सलाह दी जाती है घरों के अंदर ही रहें, किसी भी सूरत में बाहर न निकलें, और अगली सूचना का इंतजार करें। मम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत चिंपू, कुछ नहीं होगा। बम गिराओ, चीथड़ा दो इन शैतानों के। लेकिन मौत के एक नहीं अनेक रूप होते हैं। जमीन पर कुछ और हवा में कुछ और। हेलीकॉप्टर के अंदर ये चमगादड़ कहाँ से आ गए? ऐसे साइज के चमगादड़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये वैम्पायर चमगादड़ हैं, हमारा खून चूस रहे हैं। हवा में यान पर नियंत्रण खोने का एक ही नतीजा होता है, दुर्घटना। चीथड़े उड़ाने वाले खुद ही चीथड़े उड़ गए थे। हे भगवान, जमीन पर भेड़िए घूम रहे हैं, आसमान में चमगादड़। शहर में शैतान का राज हो गया। और क्या होगा? कुछ नहीं होगा मम्मी, ये नागराज का शहर है। तुम देखना, नागराज आएगा और शैतान दुम दबाकर भाग जाएगा। पूरा महानगर नागराज का रास्ता देख रहा था, और नागराज देख रहा था मौत का रास्ता। आहा, ये ठंडी आग मुझको बांधे हुए है। मैं अपने ऊपर से नियंत्रण खोता जा रहा हूँ। इसकी ठंडी आग से बचने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मेरे सर पलक झपकते ही ज़मीन में सुरंग खोद देंगे। मैं ज़मीन में घुस जाऊंगा और ये आग मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। तड़ाक, लेकिन मुझको इस तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। आहा, आथू, मुर्दों के अवशेषों से बनी सनी हुई मिट्टी ज़मीन में घुसने से मेरे मुंह में घुसी जा रही है। मेरे वैम्पायर रूप का मन तो इसे चबाने की जाने को कर रहा है, लेकिन मैं इसको सह नहीं सकता। थू, अब मैं तेरे चीथड़े उड़ा लूंगा, फाड़ डालूंगा तो उसको बड़ाम। मैं तो मुर्दा हूँ, मैं तो राख बनकर भी दोबारा पैदा हो सकता हूँ। वैसे तो मुझे इन धमाकों से कोई खास तकलीफ नहीं, लेकिन अगर मैं मार खाता रहूँगा तो मारूंगा कब? आह, तू फिर गायब होकर मेरे पीछे प्रकट हो जाता है। गायब होने का इतना ही शौक है तो मुझसे मार क्यों खा रहा है? गायब होकर दूर क्यों नहीं भाग जाता? मैं गायब नहीं होता, ट्रांसमिट होता हूँ, और बदकिस्मती से मैं वहीं तक ट्रांसमिट हो सकता हूँ जहाँ तक मेरी नज़र देख सकती है। लेकिन फिलहाल मेरा इरादा इस शक्ति का प्रयोग करके भागने का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा इरादा तुझे होश की दुनिया से भगाने का जरूर है। तूने अपनी ट्रांसमिट शक्ति की एक कमी बताकर मेरा काम आसान कर दिया। तू वहीं तक ट्रांसमिट हो सकता है ना जहाँ तक देख सके, इसलिए अब तू देख ही नहीं पाएगा। सर्प डिब्बे ने देखते ही देखते एंथोनी को अपने अंदर बंद कर दिया। ये सांप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मेरी ठंडी आग इनको पलक झपकते ही ख़त्म कर देगी। इसका मौका भी तुझे नहीं मिलेगा मुर्दे। तुझे अब किसी भी चीज़ का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे चक्कर खाते ही सिर के साथ तुझको मैं तेरी कब्र से
बाहर फेंकने जा रहा हूँ, यहाँ पर फटेगी तेरी कब्र और यही तेरी कब्र होगी। एंथोनी के मुर्दा शरीर के अंदर पहुंचते ही कब्र गड़गड़ाकर बंद होने लगी और आहा, कब्र मेरे पूरा सपाने से पहले ही बंद हो गई है। मैं इसमें फंस गया हूँ। गड़गड़। अब ये मेरी जान लेकर ही रहेगी। अरे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा तो समान हो गया, पर कैसे? वैम्पायर के असर के कारण मैं तुमको पहचान नहीं पा रहा था। अब मैं तुमको पहचान गया हूँ। तो मैं एंथोनी हूँ, रूपनगर के अपराध विनाशक। हाँ नागराज, पर तुम ठीक कैसे हो गए या तो मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आप पर नियंत्रण पाता जा रहा हूँ। फिर ये बताओ, लेकिन ये बताओ कि ये सब चक्कर क्या है? फ्रैंकेनस्टीन, हवा में उड़ता वैम्पायर, भेड़िया, वह सड़क का टुकड़ा, और उसके साथ क्या षड्यंत्र रच रहा है? कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ड्रैकुला, महावैम्पायर ड्रैकुला, ये सारा षड्यंत्र रच रहा है। ये सब उसी के सेवक थे, और अभी वही ड्रैकुला महानगर में विनाश फैलाने के लिए तुमको वश में करने गया है। उसी ड्रैकुला को नष्ट करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी तुमको वैम्पायर रूप से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ रहा था। मामला खतरनाक है, ड्रैकुला कुछ भी कर सकता है। हमको तुरंत महानगर पहुंचना होगा। एंथोनी एंथोनी के शरीर में मौजूद ड्रैकुला ने बड़ी सफाई से नागराज की मदद हासिल कर ली थी, लेकिन अभी यह तय होना बाकी था कि नागराज की मदद भी ड्रैकुला को नागपाशा से उसका शरीर वापस दिला पाएगी या नहीं, क्योंकि 2 मौतों के बाद जी उठा ड्रैकुला का शरीर पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो उठा था। बगैर शरीर को काबू में किए नागपाशा को शरीर से बाहर निकल पाना असंभव था। हा हा हा, सभी महानगरवासी अपने अपने घरों में दुबक गए हैं। ये समझते हैं कि जब तक वे वहाँ हैं तब तक वे सुरक्षित हैं। उनको घरों से बाहर निकालना और उनको जान की भीख मांगने के लिए मजबूर करना होगा। ऐसा करने के लिए बाद महानगर वासियों की जान का सौदा होगा नागराज की जान के साथ। आओ अंधेरे के प्राणियों, नरक के बाशिंदों, खून के प्यासों, आओ सुनो अपने मालिक ड्रैकुला का हुक्म। उसे मानो। ड्रैकुला 2 लोगों के बीच भटकती हुई दुष्ट आत्माओं का आह्वान कर रहा था, और दुष्ट आत्माएं ऐसे ही किसी आदेश का इंतजार कर रही थी। ये बाहर ये क्या हो रहा है? नागराज क्यों नहीं आ रहा? मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए डिनर पर जाना था। सभी चीज़ें बंद हैं, चुपचाप घर खाना खाओ। ये तो शुक्र मनाओ कि घर में खाने पीने का सब काफ़ी सामान है, क्योंकि अभी तो यह भी नहीं पता कि कितने दिनों तक घर में ही रहना पड़ेगा। ये बदबू कैसी है? ये बदबू खाने की है। सड़ा खाना लाइयो, इसमें तो कीड़े बुलबुला रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खाना अभी भी बनाया है। मैं तो अभी बर्तन धोकर और कुछ बना लेती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है। ये किचन में मम्मी को चिल्ला रही है। क्या हुआ? तुम्हारे हाथों में खून निकल रहा है? हाथ कट गया क्या? नहीं, नल में पानी की जगह खून आ रहा है। फ्रिज में रखा पानी, बोतलों का पानी भी खून बन गया है। खाना सड़ गया है। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, बचा ले हमें। बिना खाए पिए हम कितने दिन तक बचेंगे? बचना है तो हमको ड्रैकुला के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। महानगर वालों की इच्छा शक्ति जवाब दे रही थी, लेकिन ड्रैकुला उर्फ नागपाशा का अगला वार इंसानों की इच्छा शक्ति को तहस नहस करने के लिए काफ़ी था। वाह कमाल है डार्लिंग, ये काला कालीन तुमने कब खरीदा और बिछाया कब? मैं तो आज सारा दिन घर पर ही था। कालीन? कैसा कालीन? ये तो कालीन नहीं है, ये तो कीड़े हैं, लाखों कीड़े, और ये तुम्हारे ऊपर चढ़ रहे हैं। ये ज़रूर आदमखोर कीड़े हैं। हट जाओ यहाँ से मुरली, हट जाओ। लेकिन मुरली को हटने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसका मांस उसके बदन से हट चुका था। चर्र चट चट चट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं घर के अंदर रुक नहीं सकती, एक पल भी नहीं रुक सकती, मैं बाहर जाऊंगी। अगर भगवान कुछ नहीं कर सकता तो शैतान से अपनी और अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख मांगूंगी। हमें माफ़ कर दे ड्रैकुला, हमें बख्श दे, हम तेरी गुलामी कबूल करते हैं। मांस भक्षी कीड़ों की फौज ने महानगर और हर घर में घुसकर निवासियों को सड़क पर ला खड़ा कर दिया, और फिर जहाँ पर भेड़ियों की फौज उसको फाड़ खाने के लिए तैयार थी, और उनको एक ही चीज़ बता सकती थी, ड्रैकुला की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण। हमको बख्श दे ड्रैकुला, हम तुमसे अपने बच्चों की जान की भीख मांगते हैं। हम तुम्हारी सत्ता स्वीकार करते हैं। तुम जैसा हुक्म दोगे हम वैसा ही करेंगे। अरे वाह, ड्रैकुला की शक्तियों ने मेरा काम तो बड़ी आसानी से कर दिया। अब नागराज से सौदा करना आसान होगा। पर नागराज है कहाँ पर? नागराज भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं उस शिकंजे को खोल दूंगा जिससे तूने महानगर वासियों को जकड़ रखा है। तू नरक की पैदाइश है, तुझे वहीं पर जाना होगा ड्रैकुला। ये तो फेसलेस है, इसको ना पहचानने का नाटक करना होगा। कौन है जो ड्रैकुला की शक्तियों को चुनौती देने का साहस कर रहा है? मेरे एक इशारे पर तेरे बदन को मेरे करोड़ों अरबों आदमखोर कीड़े चट कर जाएंगे। मुझे फेसलेस कहते हैं, और तू शायद मुझको उन कीड़ों की धमकी दे रहा है। ये तो वही कीड़े हैं। तूने इनको एक जगह पर कैसे इकट्ठा किया? किस शक्ति का प्रयोग कर रहा है तू? इसको तिलिस्मी शक्ति कहते हैं ड्रैकुला। ये तिलिस्म तंत्र हो या मंत्र, हर शक्ति को बांधने की क्षमता रखता है। अब देख मैं कैसे तेरे कीड़ों को धुआं बनाकर नरक के रास्ते पर भेज देता हूँ। गगनचुंबी इमारतों को भी बोना बनाता आदमखोर कीड़ों का वह टीला फेसलेस के इशारे पर धधक उठा। तूने मेरे कीड़ों को जला डाला, पर ऐसा करके तूने महानगर को वासियों को मेरी मुट्ठी के
कि सिर्फ एक उंगली को खोला है, शिकंजा अभी भी कसा रहेगा, फाड़ डालो इसको। अविनाशी भेड़िए दोनों तरफ से फेसलेस पर कूद पड़े, लेकिन फेसलेस तक नहीं पहुंच सके। ये तू क्या कर रहा है? मेरे भेड़िए कहाँ गायब हो रहे हैं? मेरा तिरस्मी छल्ला है, इनके लिए उस लोक का द्वार खोल रहा है जहाँ से ये आए हैं। ये वापस जा रहे हैं, तुम्हारी कैद से आज़ाद हो रहे हैं। फेसलेस तो बड़ी टेढ़ी खीर मालूम पड़ता है। गुरुदेव तो मेरा शरीर लेकर आराम से बैठ गए हैं और मुझको उस जंगल में फंसा गए हैं। नागराज भी अब किसी भी समय आता होगा, उसके आने से पहले ही मुझे इस मुसीबत को दूर करना होगा। पर कैसे? ड्रैकुला के शरीर में घुसा हुआ नागपाशा इस बात से अनजान था कि गुरुदेव उसकी हरकत पर नजर रखे थे। मैं जानता था नागपाशा को इतनी शक्तियों के बाद भी मदद की जरूरत पड़ेगी, और अब उसको वह शक्तियाँ मैं दूंगा। फेसलेस यानी की बात नहीं जानता कि ड्रैकुला ड्रैकुला नहीं बल्कि नागपाशा है, और वह उस पर वही शक्तियाँ आज आजमाएगा जो एक वैम्पायर पर कारगर सिद्ध हों। इसलिए मैं नागपाशा के पास यांत्रिक शक्तियों को दूर प्रेषित कर रहा हूँ महानगर में। लो ड्रैकुला, अब महानगरवासी तुम्हारी नारकीय शक्तियों से सुरक्षित हैं, और अब मैं इनको हमेशा के लिए तुमसे सुरक्षित रखने का उपाय कर रहा हूँ। इनको तिलिस्मी कवच की सुरक्षा प्रदान करके। इनको तो तूने सुरक्षा प्रदान कर दी, लेकिन तुझको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? ये किरणें मेरे तिलिस्मी कवच को कैसे छेद गई? आहा, इसको तो कोई व्यापार शक्ति पार नहीं कर सकती। ये व्यापार शक्ति नहीं फेसलेस, ये यांत्रिक शक्ति है। यांत्रिक शक्ति तुम्हारे पास कैसे आई? और इस यांत्रिक शक्ति को तो मैं पहचानता हूँ, ये गुरुदेव की यांत्रिक शक्ति है। यानी वह तुम्हारी मदद कर रहा है, पर क्यों? जहाँ तक मैं जानता हूँ वह तो नागपाशा के अलावा किसी और पर भरोसा करता ही नहीं है। शायद तुम ड्रैकुला नहीं कोई और हो। तू समझा तो सही फेसलेस, लेकिन जरा देर से समझा। अब समझने या समझाने का से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यांत्रिक शक्तियों से युक्त ये सलाख पहले तेरे तिरस्मी कवच को छेदेगी, फिर दिल को। ओ, तूने पलट कर अपने दिल पर आता वार कंधे पर झेल लिया। यानी तू तड़तड़ा को मरना चाहता है। खैर तेरी मर्जी, वैसे भी तुझको धप बड़ाम एक झटके में मार देना चाहता हूँ। अरे मेरे दंड को किसने तोड़ डाला? किसमें है मेरी यांत्रिक शक्ति को चूर करने की शक्ति? मेरी ध्वसक सर्प शक्ति में क्षमता है ड्रैकुला, क्योंकि देव कालजयी के वरदान से प्राप्त होने के कारण ये सर्प तांत्रिक, मांत्रिक या यांत्रिक किसी भी शक्ति को भेद सकते हैं। नागराज, तू आ गया? तू साथ में किसको लाया है? तुझको मदद की जरूरत कब से पड़ने लगी? कमाल है, अभी हमारी पहली मुलाकात हुई है और तुम मेरा नाम तक जानते हो। और ड्रैकुला को यांत्रिक शक्तियों की जरूरत कब से पड़ने लगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर कहीं कुछ में कुछ गड़बड़ है। सारे महानगरवासी तुझे नाम ले लेकर पुकारे थे, और मैं तेरा खून पीने के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। फिर मुझको तेरे बारे में पता क्यों नहीं होगा? फिर इसमें गड़बड़ कहाँ पर है? गड़बड़ है नागराज, ये ड्रैकुला नहीं है, बल्कि ड्रैकुला के शरीर में। हाँ, बहुत बोलता है तू, लगता है तू मरने के बाद ही चुप होगा। हट पीछे ड्रैकुला। फेसलेस, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ नागराज, तुम ड्रैकुला से जल्दी निपटो, वरना ये महानगर वासियों को बंधक बनाने के बाद तुमको मारने की कोशिश करेगा। पहली बार तो मैंने इसका प्लान विफल कर दिया था, पर अब इसके बाद दोबारा ऐसा करने पाने से पहले ही इसको ख़त्म कर दो, वरना पूरी दुनिया पर इसका ही राज होगा। ऐसा नहीं होगा फेसलेस, क्योंकि शैतानी शक्तियों का सामना करने के लिए अब मेरे साथ मुर्दा एंथोनी मौजूद है। हमारी सही शक्तियों के सामने ये टिक नहीं पाएगा। मुर्दे को साथ लाए हो तो इसको मुर्दों से लड़ने दो। मैं भी देखूं भला ये महानगर को मेरे चंगुल से कैसे बचा पाता है। ड्रैकुला और नागपाशा का हाथ हवा में उठा, और उठते ही तेज हवाएं महानगर को मथने लगीं, और आपस में घर्षण पैदा करके हवा में अजीब सी ऊर्जा निकलकर पूरे महानगर के ज़मीन में जगह जगह से फाड़ने लगी, और सदियों से ज़मीन के आगोश में सोए मुर्दे बाहर आने लगे। और उनके बाहर आने का एक ही मकसद था, महानगर वासियों को अपनी अपनी कब्रों तक ले जाना। एंथोनी के शरीर में मौजूद ड्रैकुला की आत्मा यह देखकर आग बबूला हो उठी। उफ, ये कमीना तो मेरी शक्तियों का प्रयोग करके अपना मतलब साध रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ड्रैकुला की शक्तियों का अगर कोई प्रयोग करेगा तो सिर्फ ड्रैकुला। मुझे इस मुर्दे एंथोनी के शरीर में मौजूद सीमित शक्तियों की मदद से अपने गुलाम को रोकना होगा। नागराज की मदद करनी होगी ताकि वह मुझे मेरा शरीर वापस दिला सके। फिर मैं नागपाशा से भी निपट लूंगा और नागराज से भी। तुम ड्रैकुला पर ध्यान दो नागराज, मुर्दों से निपटने का काम एंथोनी पर छोड़ दो। ठीक है नागराज, तुम्हारे कारण मैं महानगर वासियों की सुरक्षा की तरफ से निश्चिंत हो गया हूँ। अब मैं अपना सारा ध्यान ड्रैकुला को हराने में लगा सकता हूँ। मैं इसको मार तो नहीं सकता, लेकिन बेहोश जरूर कर सकता हूँ। मैं इतना ही तो चाहता हूँ नागराज, एक बार ड्रैकुला यानी मेरा शरीर बेहोश हो जाए, फिर मैं अपने शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं सही समय पर यहाँ पहुँचा। मेरे शरीर में घुसी ड्रैकुला की आत्मा ने बड़ी चालाकी से नागराज के साथ दोस्ती कर ली है। उसका एकमात्र उद्देश्य अपने शरीर को वापस हासिल करना है। मुझको यह समझ नहीं आ रहा है कि मुझको जो हो रहा है वह होने देना चाहिए या रोकना चाहिए। आज पहली बार किंग की शख्सियत पर एंथोनी की शख्सियत हावी हो रही थी। मैंने निर्णय ले लिया है, एंथोनी के शरीर
मुर्दा शरीर में घुसे ड्रैकुला को भी वही कर रहा है जो अपने शरीर में रहकर करता। वह अपनी शक्तियों के कारण पैदा हुए शैतानों को ख़त्म कर रहा है, लेकिन मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक ये सारे शैतान ख़त्म नहीं हो जाते। उसके बाद मैं अपने ही मुर्दा शरीर एंथोनी को ख़त्म करके ड्रैकुला की आत्मा को आज़ाद करूंगा और फिर खुद किंग का शरीर छोड़कर आत्मा के रूप में ड्रैकुला की आत्मा को वश में करूंगा। तब तक शायद नागराज ड्रैकुला के शरीर को भी बेहोश कर से। तब तक ड्रैकुला का शरीर बेहोशी की कैद में होगा और उसकी आत्मा मेरी कैद में। तब तक मैं नागराज और ड्रैकुला का युद्ध देखता हूँ और इस बेहोश नकाबपोश को इन शैतानों से बचाता हूँ, वरना ड्रैकुला के शैतान इसको ज़मीन के नीचे खींच लेंगे। किंग की उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि नागराज ड्रैकुला की आंतरिक शक्तियों के पार नहीं जा पा रहा था। मेरी शैतानी शक्तियाँ तो दूसरे शैतानों से पैदा करने में व्यस्त है नागराज, लेकिन मेरी आंतरिक शक्तियाँ मुक्त हैं। मैं दोनों तरफ से वार कर सकता हूँ। अगर तू घुटने टेक दे तो मेरा गुलाम बन जाएगा तो महानगर बच जाएगा, वरना मेरी गुलाम आत्माएं हर महानगरवासी को कब्रों में घसीट ले जाएंगी। ये सही कह रहा है, मुझको ये लड़ाई जल्द से ख़त्म करनी होगी, वरना मुझे सचमुच घुटने टेकने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। रात की बात बस यही है कि फ़िलहाल मुझको इसकी आंतरिक शक्ति से निपटना है, लेकिन ये आंतरिक शक्ति इसके बाद आई कहाँ से? तड़ाक। नागराज इस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पा रहा था, लेकिन किंग के पास ये सूचना तेजी से आ रही थी। काऊं काऊं काऊं। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया बच्चे, पर तुम कौन हो? और ये कौवा तुमको क्या बता रहा है? ये प्रिंस है मेरा कौवा। ये ड्रैकुला की पोल खोल रहा है। ये बता रहा है कि ड्रैकुला के शरीर के अंदर किसी नागपाशा की आत्मा है। नागपाशा? तो इस बार ये चाल चली उस दुष्ट ने। तुम्हारा परिचय फिर कभी पूछूंगा दोस्त, फिलहाल तो मुझको किसी की मदद लेने जाना है। अब मुझको भी सारी बात का पता चल गया है। अब मुझे भी अपनी योजना बनाने में आसानी होगी। फेसलेस की तिलिस्मी गुरु वैदाचार्य से तिलिस्मी गुरु वैदाचार्य से चाहिए थी। तुम ये क्या कह रही हो भारतीय? नागपाशा ड्रैकुला की शक्तियों की मदद से आतंक फैलाकर नागराज को वश में करना चाहता है। हाँ दादाजी, और उसको अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ आपका तिलिस्म। पूरा महानगर उसके शिकंजे में है। मुझे बड़े तिलिस्म की रचना करनी होगी, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन मैं ये तिलिस्म बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। एंथोनी के शरीर में मौजूद ड्रैकुला को अपने गुलामों की हर कमजोरी का पता था, इसलिए उनको ज़मीन में वापस लाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। यह गया आखिरी शैतान वापस ज़मीन के अंदर। अब मैं और शैतानों को बाहर आने तक नागराज की मदद कर सकता हूँ। तुम नागराज की मदद कैसे करोगे एंथोनी? तुमको तो खुद मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। किंग, तुम यहाँ पर कैसे? एंथोनी की याददाश्त को टटोलकर उसके शरीर के अंदर मौजूद ड्रैकुला की आत्मा ने किंग के बारे में जान लिया था। मैं तुमसे अपना शरीर वापस लेने आया हूँ ड्रैकुला, ले लेना। अगर अपना शरीर मेरी ठंडी आग से बचा सको तो ज़रूर ले लेना। ये ठंडी आग किंग के शरीर पर असर नहीं करेगी ड्रैकुला। अगर तुम एंथोनी की याददाश्त को टटोलोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि एंथोनी किंग के शरीर को एक ऐसे ऊर्जा कवच से सुरक्षित रख देता है जिसको कोई भी शक्ति पार नहीं कर पाएगी, ठंडी आग भी नहीं। अगर मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो तू मुझको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब तो एंथोनी के शरीर में पानी से डरने वाली प्रवृत्ति भी नहीं है। मस्तिष्क की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है, और किंग के जिंदा और दिमाग की मानसिक ऊर्जा का सामना एंथोनी का मुर्दा दिमाग नहीं कर सकता। आहा। सड़क की गर्त परत कड़कड़ा का टूटी और एंथोनी सीवर में गिरने लगा। मुझे यहाँ से ट्रांसमिट होकर निकलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ज़रूर ट्रांसमिट होना है एंथोनी और ड्रैकुला, लेकिन उससे पहले देखने के लिए रोशनी का तो इंतजाम कर लो। मानसिक शक्ति ने सड़क की सतह को तो जैसे तोड़ा था वैसे जोड़ भी दिया, और सीवर लाइन की गुप्त अंधेरे में गुम हो गई। उफ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और बगैर कुछ देखे ट्रांसमिट होने की कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं ड्रैकुला, या तो एंथोनी यानी मेरे शरीर को छोड़कर आत्मा के रूप में सीवर लाइन से बाहर आ जाओ, या फिर एंथोनी के शरीर में कैद रहकर हमेशा के लिए सीवर लाइन में भटकते रहो। तूने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा एंथोनी। अब तो मुझे शरीर को से बाहर आकर तुझसे निपटना ही पड़ेगा। अगर मैं तेरे शरीर में रह नहीं सकता तो तू भी अपने शरीर में तब तक नहीं घुस सकता जब तक मैं ऐसे शरीर को ना ढूंढूं जिसके जरिए मैं अपने शरीर को वापस पा सकूं। दो जबरदस्त शक्तियां युक्त आत्माएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। ओह, यह मुझको रूपनगर की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है, पर क्यों? एक दूसरे से उलझी है। दोनों आत्माएं बिजली से भी ज़्यादा तेज गति से रूपनगर की तरफ बढ़ रही थीं, और महानगर में नागराज की एक हारती हुई लड़ाई लड़ रहा था। उफ, इसके यंत्रों को जैसे ही तोड़ता हूँ वैसे ही इसके शरीर पर एक और यंत्र उभर जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा ड्रैकुला के पास ये शक्ति आई कहाँ से। कहीं ये गुरुदेव का काम तो नहीं है? ये गुरुदेव का ही काम था। हाँ हाँ, अब तो वह मुर्दा भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। नागपाशा, फिर से दुष्ट आत्माओं को बुला, महानगर पर कहर बरसा और नागराज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। अरे अरे,
मुझे दो आत्माएं लड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये तो उसी मुर्दे की और ड्रैकुला की आत्माएं हैं। और वो ड्रैकुला नागराज के शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अभी मेरी यांत्रिक शक्ति नागपाशा की मदद करने में व्यस्त है, इसलिए नागपाशा के शरीर पर चढ़ा सुरक्षा कवच थोड़ा क्षीण हो गया है। ड्रैकुला की आत्मा उसको भेजने में सफल हो सकती है। क्या करूं मैं? अब मैं समझा ड्रैकुला की चाल। ये यहाँ पर नागपाशा के शरीर में घुसने के लिए आया है। मैं इसको ज़्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। एक ही रास्ता है, नागपाशा के शरीर को रास्ते से हटाना होगा। प्रिंस भी मेरे पीछे उड़ता हुआ वापस आया। अगर ड्रैकुला नागपाशा तक पहुंच सकता है तो प्रिंस और उसके दोस्त भी नागपाशा के शरीर तक पहुंच सकते हैं। प्रिंस प्रिंस एंथोनी का हर एक इशारा समझता था। उसकी चोंच खुली और कर्कश आवाज़ गूंजी और दर्जनों की आवाज़ तादाद में ठूंठों में सोए कोए नागपाशा के शरीर पर टूट पड़े। अरे अरे, ये क्या? कोए दर्जनों कोए नागपाशा के शरीर को नोच रहे हैं। नागपाशा का शरीर दर्जनों कोहों के पेट के अलग अलग चला गया तो कभी जुड़ नहीं पाएगा। अब तो नागपाशा को जगाना ही पड़ेगा। यांत्रिक शक्ति यांत्रिक शक्ति की मदद से शरीर को लेकर महानगर तक जाना होगा। वैसे तो यांत्रिक शक्ति की मदद से नागपाशा के शरीर को सुरक्षित करना मेरे लिए मामूली सा काम है, लेकिन इस वक्त यांत्रिक शक्ति का प्रयोग मैं ड्रैकुला की शक्ति के देने में कर रहा हूँ। अब अगर ये शक्ति मेरे शरीर से हटी तो नागराज शायद ड्रैकुला और उसके शरीर में घुसे नागपाशा को हरा दे। अब तो इस मुसीबत से बचने के लिए महानगर तक पहुंचकर नागपाशा की आत्मा को मुझे शरीर में स्थानांतरित करना होगा। आगे की योजना बाद में बनाएंगे। गुरुदेव जा रहा है, मुझे भी उसके पीछे जाना होगा। प्रिंस और उसके दोस्त कोहों की हरकत ने पूरी घटना को अजीब सा मोड़ दे दिया था। नागराज पर मेरी यांत्रिक शक्ति खास असर नहीं कर रही है। अब मैं ड्रैकुला की शैतानी शक्तियों का प्रयोग भी कर सकता हूँ, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए वह मुर्दा भी आसपास कहीं नहीं है। लेकिन मेरी शैतानी शक्तियाँ भी पूरी तरह से काम क्यों नहीं कर रही? शैतानी आत्माएं पूरी तरह से ज़मीन से बाहर क्यों नहीं आ पा रही हैं? शायद मुझे ड्रैकुला की शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग करना नहीं आता, या चक्कर कुछ और ही है। दोनों बातें सही थी। ड्रैकुला की शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग हो भी नहीं रहा था, और एक दूसरा कारण भी था। वैदाचार्य पूरे महानगर को तिलिस्मी जाल में घेर रहे थे और तिलिस्मी जाल शैतानी शक्तियों को काट रहा था। जल्दी कीजिए दादाजी, मुझे नागराज की मदद के लिए जाना है। मैं जानता हूँ भारती, लेकिन मुझे इतना बड़ा तिलिस्मी जाल फैलाने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। घटनाएं फिर से एक नया मोड़ ले रही थीं। ये क्या? ड्रैकुला के माथे पर मशीनी यंत्र आकर टकरा है और ड्रैकुला अचेत होकर गिर पड़ा। किसने की मेरी मदद? ये तो गुरुदेव है और इसकी बाहों में बेहोश नागपाशा है। तुम लोग मेरी मदद के लिए नहीं आ सकते, चक्कर कुछ और ही है। सही समझे नागराज, मैं नागपाशा की मदद के लिए आया हूँ। उस नागपाशा की जिसकी आत्मा अभी तक ड्रैकुला के शरीर के अंदर है, लेकिन अब वह अपने शरीर में प्रवेश कर रही है और नागपाशा फिर से जिंदा हो रहा है। ड्रैकुला के जरिए हम तुमको मार नहीं पाए, लेकिन हम तुमको अपने हाथों से मारेंगे, अभी और यहीं। नागपाशा का शरीर के टुकड़े कोहों का शरीर फाड़कर नागपाशा के शरीर से आ मिले। मैं अपने शरीर में आ गया हूँ गुरुदेव। वाह, लेकिन ड्रैकुला मौका पाकर अगर फिर से अपने शरीर में घुस गया तो? उसकी आत्मा किसी और आत्मा से लड़ने में व्यस्त है और हमने कौन से छुटकारा पा लिया है। तो थोड़ी देर तक नागराज को संभाल, तब तक मैं तेरी आत्मा को ड्रैकुला के शरीर में घुसाने का इंतजाम करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ गुरुदेव, पर काम जल्दी ख़त्म करना, वरना हम या तो नागराज के हाथों मारे जाएंगे या ड्रैकुला के हाथों। इन सारे षड्यंत्र के पीछे तुम दोनों का ही हाथ है। तुम लोग मानोगे नहीं, पहले तुमने त्रिफना का सहारा लिया, फिर आतंकवाद का, और अब ड्रैकुला का। तुमने पहले ही मात खाई है और इस बार भी खाओगे। ड्रैकुला और एंथोनी की आत्मा भी वहां पहुंच चुकी थी। झगड़ा खत्म कर दे एंथोनी। आत्माओं के बीच झगड़ा कैसा? मुझे अपने शरीर में घुसने दे ताकि तू तबाही फैला सके। कभी नहीं, मेरा शिकंजा नहीं खुलेगा। शिकंजा तुझे खोलना ही पड़ेगा। उधर देख, मैंने ऐसे ही किसी वक्त के लिए तुझे कुछ शैतानों को छोड़ दिया था किंग, इसको तो मैं भूल ही गया था। और वह मुर्दा किंग के शरीर के ज़मीन के अंदर खींच रहा है। मुझे उसे किंग को बचाना होगा, बचाना ही होगा। एंथोनी की आत्मा का शिकंजा खुलते ही नागराज ड्रैकुला की आत्मा तेजी से लपकी और ड्रैकुला जी उठा। हा, हे शैतान! ओफ, ड्रैकुला जी उठा। इस बार जरूर इसके अंदर इसकी आत्मा होगी। अब हम नहीं बचेंगे गुरुदेव। पहले ही हमको तड़पा तड़पा कर मारेगा, फिर हमें मारने के बाद हमारी आत्माओं को तड़पा तड़पा कर मारेगा। सिर्फ तुम ही नहीं, अब कोई इंसान नहीं बचेगा। अब ड्रैकुला को कुछ नहीं मार सकता, ना यूलोजन ना उसके वंशज। अब ड्रैकुला अमर हो गया है, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है कि हम ना सिर्फ यूलोजन जैसे किसी संत की हड्डियां मार सकती हैं, ना ही इसके किसी वंशज की। अब ड्रैकुला अमर है। आओ मेरी गुलाम शैतान प्रेत आत्मा, फैला दो चारों तरफ अपनी दहशत का राज। आओ।
ये क्या हो रहा है गुरुदेव? अब तो सर्रे सर्रे से मुर्दों के अंग फूट कर बाहर निकलना ये क्या संभव है? कोई रोको इनको। इस दुनिया में अरबों मौतें खरबों मौतें हो चुकी हैं नागपाशा। पृथ्वी की मिट्टी का कोई भी ऐसा कण नहीं है जिसमें मानव अवशेष ना मिले हों। इन्हें मारतों में उस मिट्टी का कुछ ना कुछ अंग अंश अवश्य है। ड्रैकुला के पास इन अवशेषों में प्राण फूंकने की ताकत है। इसको मेरी यांत्रिक शक्ति नहीं रोक सकती। इसको रोक सकती है तो नागराज की दैवीय नागीय शक्तियाँ नाग शक्तियाँ। नागराज ने खुद ही ड्रैकुला नाम की मुसीबत को रोकने की ठान ली थी। बस ड्रैकुला बहुत हुआ, रुक जा, वरना मैं तुझको ऐसी मौत मारूंगा फिर जिंदा होने के नाम से ही तेरी आत्मा थर थर कांपने लगेगी। जिंदा होने का सवाल तो तब पैदा होगा जब मैं मरूंगा। अरे अब तो ड्रैकुला मर ही नहीं सकता, सिर्फ मार सकता है। अब तुम मानव के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जो ड्रैकुला को रोक सके। अब जो सौदा नागपाशा मेरे शरीर के जरिए तुमसे करना चाहता था वह मैं करता हूँ। महानगर को बचाना चाहता है तो घुटने टेक दे, बन जा मेरा गुलाम वैम्पायर। कभी नहीं, तुझे मेरा गुलाम तो बनना ही पड़ेगा। मर्जी से बनेगा तो शायद मैं महानगर वासियों को कुछ समय के लिए छोड़ दूँ, वरना तू भी वैम्पायर बनेगा और पूरा महानगर भी। आह, इसके बारों में नरक की सी आग छुलक रही है। मैं इसके निशाने से बच नहीं सकता। मुझे दम लेने के लिए इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। ओह, तू गायब हो सकता है लेकिन तेरी हर शक्ति की बराबरी कर सकता हूँ मैं। देख, तू गायब हो सकता है तो मैं भी अदृश्य हो सकता हूँ और इस रूप में मैं तुझ पर वार कर सकता हूँ। आह, ये अदृश्य होकर मुझ पर वार कर रहा है लेकिन मैं इच्छाधारी शक्ति रूप में वो कोई वार नहीं कर सकता। मुझको इसके वारों से बचने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अपने आकार को छोटा करके नाग रूप में लाना होगा। आह, कमाल की शक्तियां तुझमें। तू नाग बनकर मेरे वारों को छका रहा है लेकिन ड्रैकुला तेरी शक्ति की भी बराबरी कर लेगा। देख, मैं चमगादड़ रूप में आ गया। इस रूप में मैं अपनी शिकार को ध्वनि तरंगों की मदद से देखकर एकदम वार करता हूँ और ये वार एकदम सटीक होते हैं। आह, अब शायद मुझे इस पर वार करने का मौका मिल जाए। नागराज तेरी समान रूप में वापस आया और चमगादड़ के रूप में ड्रैकुला का नाजुक शरीर इस वार को झेल नहीं पाया। फचाक। आहा, तूने मुझे जाल में फंसा लिया था नागराज, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे मेरे शैतान वापस मिट्टी में समा रहे हैं, पर कैसे? क्योंकि मैंने पूरे महानगर को ऐसे तिलिस्म में बांध दिया है जिसके अंदर तेरी शैतानी शक्तियों को काटने की क्षमता है। अब महानगर में कोई भी शैतान नहीं बचेगा। जल्दी इस तिलिस्मी शैतानी शिकंजा तुझ पर भी पहुंच जाएगा और तू भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। वैदाचार्य, आपने महानगर को शैतानों से मुक्त कराकर मेरी एक बहुत बड़ी मुसीबत दूर कर दी। ड्रैकुला नाम की मुसीबत कभी दूर नहीं होती। मेरी आंखों में देख नागराज। नागराज के पास भी तीव्र सम्मोहन शक्ति अवश्य थी लेकिन उसके बाद ड्रैकुला जितना अनुभव नहीं था। ड्रैकुला के सम्मोहन ने पल भर में नागराज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब तू मेरे वश में है। तू अपनी पलकें भी नहीं हिला सकता, सिर्फ खुद को वैम्पायर बनने का तमाशा देख सकता है। सभी तमाशा देखते रह गए और ड्रैकुला के दांत नागराज की गर्दन पर जा गड़े। सभी की जुबान पर एक ही सवाल मचने लगा, नागराज का खून पीकर ड्रैकुला गल जाएगा या ड्रैकुला का दंश नागराज को भी वैम्पायर बना डालेगा? जवाब तुरंत ही सामने आया, मैं गल रहा हूँ, पर क्यों? नागराज मेरे कांटे से कैसे बच गया? वह वैम्पायर क्यों नहीं बना? वह इसलिए ड्रैकुला, क्योंकि नागराज एक बार वैम्पायर बनकर ठीक हो चुका है। उसके शरीर ने तुम्हारे प्रति प्रतिरोधक क्षमता बना ली है। लेकिन तुम्हारा शरीर विष के प्रति ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन ये हुआ कैसे? तू पहला इंसान है जिसने मेरी वैम्पायर शक्ति से बगैर किसी मदद के मुक्ति पाई है। ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। ड्रैकुला जानता तो मरने से पहले तुझे जरूर बता देता। ड्रैकुला नहीं मरेगा, नहीं मरेगा ड्रैकुला। गलते ड्रैकुला के हाथ ने लंबा होकर नागपाशा की गर्दन को थाम लिया और ड्रैकुला के दांत नागपाशा की गर्दन में जा धंसे। ये क्या? ड्रैकुला ने नागपाशा का अमृत मिला खून पी लिया है और इसका शरीर फिर से ठोस हो रहा है। मैं बच गया, मैं बच गया। लेकिन तभी आह, ये कैसी आंधी है जो मेरे शरीर को कणों में तोड़ रही है। मैं गायब हो रहा हूँ। तिलिस्मी शक्ति तुम पर पहुंच चुकी है ड्रैकुला, वह तुमको निगल रही है। ड्रैकुला का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। नहीं वैदाचार्य, उसने अमृत पी लिया है। अब उसको कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। वह वापस आएगा और उसको रोकने के लिए हमको पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। समाप्त। सच है, ड्रैकुला फिर आएगा और इस बार होगा ड्रैकुला का अंत। जी हाँ, और यही है इसकी अगली सीरीज की कहानी, ड्रैकुला का अंत। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम और से ऑसम कॉमिक्स के लिए, ताकि हम और ऐसी कॉमिक्स ला सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट इसके पार्ट में, ड्रैकुला का अंत। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।